तो आज हम बात करने वाले हैं थार के मरुस्थल के अन्य मरुस्थलों की तुलना में विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश को शामिल किया गया है। तो यूएनसीडी ने जब उसकी स्थापना हुई थी 1994 में, जिसका मुख्यालय यूएनसीडी का है बोन, जर्मनी में। संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान 1994 के बाद इन्हें मरुस्थल या थार के मरुस्थल में जो काउंट करने की बात से कई मांगे रही थी, लेकिन उसमें वो पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त फसलें, पर्याप्त जनसंख्या होने की वजह से इनका कुछ भाग शामिल किया और अधिकतम भाग को शामिल नहीं किया गया। उसमें केंद्र सरकार की, हम बोले तो इंटरनेशनल सरकार की ओर से सहायता मिलती है। तो संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान, इसके लिए एक दिवस भी मनाया जाता है जिसमें सूखा और मरुस्थल को बढ़ावा नहीं देने के लिए। तो 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम और सूखा दिवस मनाया जाता है। 17 जून 2023 की संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण की थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम थी उसकी भूमि उसके अधिकार। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो थार के मरुस्थल का वर्गीकरण 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा वाला रेखा वाले जो थार का मरुस्थल है, उसमें एक तो आता है शुष्क मरुस्थल, दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसको एरिड डेजर्ट और सेमी एरिड डेजर्ट के रूप में भी कहा जाता है। वहीं अब बात करें बालू का स्तूप क्षेत्र, थार का मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक तो शुष्क मरुस्थल, दूसरा हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल है। तो शुष्क मरुस्थल है उसको भी वापस 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश न बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त हो गया, एक हो गया बालू का स्तूप मुक्त। वहीं अर्ध शुष्क प्रदेश का, और जबकि एक दूसरा होता है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश होता है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक आपको औसतन बारिश देखने को मिल जाएगी। अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, लूणी बेसिन एंड नागौर की उच्च भूमि। तो शुष्क प्रदेश के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो शुष्क प्रदेश का जो कुल है उसमें से 58.5% है वो बालू का स्तूप प्रदेश हैं। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक आपको बरसात देखने को मिल जाने वाली है। इसका विस्तार है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कच्छ से पंजाब तक है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो कुल शुष्क प्रदेश का 58% बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। यह शुष्क मरुस्थल का 58.5% भाग पर है। बालू का स्तूपों की अधिकता के कारण इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। बालू का स्तूप की अधिकता का प्रमुख कारण है अपरदन एवं निक्षेपण। अपरदन यानी किसी चीज़ का कटा होना और आगे उसका जमाव होना। तो मार्च से जून तक सर्वाधिक होता है मरुस्थलीकरण। इस क्षेत्र में नए और पुराने प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जहाँ मृदा का अपरदन होता है वहाँ से मृदा का कटाव हवा के सहारे से परिवहन करके निक्षेपण हो जाता है, नया बालू का स्तूप बन जाता है। तो सबसे पहला बालू का स्तूप के बारे में बात की जाए तो बरखान बालू का स्तूप है। जहाँ बरखान बालू का स्तूप होता है उसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है और इसे अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप की संज्ञा दी गई है। तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहता है इनको जो आधे चंदा के अनुसार, जहाँ ऊपर से उत्तल की ओर, पवनोमुखी और पवनोविमुखी और तल की ओर अंदर से धंसा हुआ। ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होता है और सर्वाधिक फसलों के नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि जहाँ इसका विस्तार होगा वहाँ फसलें सही तरीके से उग ना पाएगी। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं तथा फसलों के लिए हानिकारक भी होते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप भी कहा जाता है। अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप है वो चूरू के भालेरी में आपको अधिकतम देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपको जैसलमेर, सिक्कर, गंगानगर का सूरतगढ़, बीकानेर के लूणकरणसर और देशनोक व जोधपुर का ओसिया में आपको ये बरखान बालू का स्तूप है उसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। अगला बालू का स्तूप है रेखीय बालू का स्तूप एंड पवनानुवर्ती, पवन के अनुसार बहने वाला
देशांतरी बालू का स्तूप, जहाँ पवन की दिशा के समांतर बहने वाला बालू का स्तूप है उसको पवनानुवर्ती अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी कहा जाता है। इनके मध्य ऊंटों के आने जाने का मार्ग होता है जिसे कॉरिडोर या घासा कहा जाता है, जिन्हें कॉरिडोर कारवा घासी कहते हैं। ये क्षेत्र रेत मुक्त क्षेत्र होता है। इसका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के रामगढ़, जोधपुर, बाड़मेर में सर्वाधिक होता है। इस तरह का बालू का स्तूपों को सीप, रेत, कटक या अल्प स्तूप बालू का भी कहा जाता है। अगले बारे में बात की जाए तो अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप, जो दीर्घकाल लंबी अवधि के बाद पवनों से अचानक टकराकर समकोणीय जो बालू का स्तूप बनता है उसे अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले में हम बात करने वाला आपके साथ जल्द ही।